chapter number 5. Okay, the band theory of solids. This is two, and chapter is chapter number 5, that is band theory of solids. In band theory of solids, we have to study about the energy levels of the solids. We know that the solids are the things which have the mostly the strong force of interaction between them. Okay, तो मीन्स सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज हम 8, 9, 10 में पढ़े थे, मीन्स सॉलिड्स के बीच में इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड और गैसियस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर, उसका डेफिनेट शेप और साइज होता है। तो वो सब उसके एनर्जी लेवल्स पे कैसे डिपेंड करता है, क्या तरीका है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो है कि सॉलिड को पढ़ने से पहले हम इसका पहले सीखते हैं कि हम पहले कंडक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स क्या है, सेमी कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर्स क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल इन सॉलिड। थर्ड, इसी एनर्जी लेवल के बेस्ड हम फिर से कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट forbidden gas, conduction band, valence band। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका, सेकेंड टॉपिक, थर्ड, फोर्थ पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर्स में आएंगे। अब इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में फिर हम मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसमें जंक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद और भी जंक्शन ऐसे पढ़ेंगे। तो अभी ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी नया है, ये टॉपिक बिल्कुल नया है, ये टॉपिक आप जानते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर आप जानते हैं, ये टॉपिक सबके लिए नया है, कहीं इसका टेक से लिंक नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर क्या बताएं, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि कंडक्टर का मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस विच है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस which have higher conductivity and lower या फिर low resistivity। इससे पहले वाले क्लास में हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें रेजिस्टिविटी हम रो से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें हायर कंडक्टिविटी और लोअर रेजिस्टिविटी, उसको हम कंडक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस में क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, means metal, silver,
गोल्ड, कॉपर, जो भी मेटल्स रहते हैं वो जनरली कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर में इसका रेंज जो आ रहा है कंडक्टिविटी का, वो रेंज कितना है? 10 to the power 2 to 10 to the power 8 इसका कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं? दैट इज सिग्मा से। और सिग्मा का यूनिट क्या था? 7 पर मीटर। ठीक है, तो इसका रो क्या हो जाएगा? दैट इज रेजिस्टिविटी का डाटा क्या है इसका? रेजिस्टिविटी 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8 ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका कंडक्टर्स का ये रेंज हो गया कि जिस भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी अगर इस रेंज में आ रहा है उसको हम कंडक्टर्स बोलेंगे, और रेजिस्टिविटी अगर इस रेंज में है तो उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। तो कंडक्टर में आप देखिए कि इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? प्लस में 2 और यहाँ पे 10 to the power minus 2 है। ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये जितने भी मेटल्स हैं सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, तो सेम वे में इंसुलेटर क्या है? सेम वे में इंसुलेटर्स क्या है? क्या लिख सकते हैं? और इसमें क्या लिखेंगे? दे अलाउ एंड they allow the flow of current through them, अपने थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, करंट को। दूसरा इंसुलेटर क्या होता है? जस्ट अपोजिट those substances which have, अब हायर को आप क्या करेंगे? लोअर लिख दीजिए, which have lower conductivity and higher क्या? resistivity। They do not allow the flow of current through them, है ना? तो इसमें सिग्मा का रेंज क्या होगा? सिग्मा का रेंज less than, sigma is less than 10 to the power minus 8। ठीक है, 7 पर मीटर। और रो क्या हो जाएगा? रो इज रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, दैट इज रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन 10 to the power 8 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी जस्ट अपोजिट 10 to the power रो क्या है? इसका सिग्मा क्या है? सिग्मा इससे भी कम है। जो इसकी रेजिस्टिविटी है रो की जो रेजिस्टिविटी वैल्यू है उससे और कम। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम? सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो लिख रहे हैं ना, तो सिग्मा कितना हो गया? सिग्मा अगर हम निकालना है, सॉरी अगर रो पुट कर रहे हैं 10 to the power minus 8 1 बाय, तो सिग्मा कितना आ जाएगा? मैक्सिमम लिमिट 10 to the power 8। ठीक है, वैसे जस्ट क्या हो रहा है? इस वजह से जस्ट अपोजिट हो रहा है कि जो इसका सिग्मा था, जो इसका रो था, वो इसका सिग्मा से भी कम होगा, और जो इसका रो है वो इसके सिग्मा से भी कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया इंसुलेटर और वो था कंडक्टर। तो ये रेंज से जो 10 to the power minus 8 से भी अगर कम हो जाता है, 10 to the power minus 8 से भी अगर कम हो जाता है सिग्मा, तो आपका वो मटेरियल इंसुलेटर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
यूज भी करते हैं हम, दैट इज एग्जाम्पल हो गया रबर, प्लास्टिक्स, वुड, क्लोथ, ठीक है, क्लोथ और ठीक है, ये सब वो मटेरियल्स हैं जो मटेरियल अपने थ्रू किसी भी करंट को पास नहीं होने देता। करंट का पास होने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। रबर में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। प्लास्टिक में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अगर हम मेटल्स में सेमी मेटल मेटल और नॉन मेटल्स में अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो क्या है, बहुत स्टेबल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं पहले तो क्लास में बता चुकी कि जो भी काम है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है उसके पास तो वो काम वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम मेटल्स की भी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ऐसे एटम्स को हम लेंगे जिसमें उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही क्या होगा, स्टेबल होगा, मीन्स फुल्ली फिल्ड होगा। तो क्या कर सकता है, वो कंडक्ट नहीं कर सकता, उसको किसी तरह की स्टेबिलिटी के लिए कोई फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडक्टर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया, तो ये इसका रेंज है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर्स। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रहा है, ये प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रहा है, वो हम ये एनर्जी इन सॉलिड्स के बाद बेटर समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर में कंडक्ट कर रहा है, इंसुलेटर में कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर मेटल्स ले रहे हैं तो भी, एटॉमिक नंबर ले रहे हैं तो भी, यहाँ तो चलो एटॉमिक नंबर नहीं है, ये सारे प्लास्टिक्स में ये सारे हम इंसुलेटर में कंसिडर करिए। लेकिन अगर कुछ मान लेते कि कुछ है मेरे पास, कुछ जिसका एटॉमिक नंबर है एटम्स का, ये फिर भी वो इंसुलेटर की कैटेगरी में, तो क्यों है वो ये पढ़ने के बाद हमें और बेटर समझ में आएगा। तो अभी बेसिक डिफरेंस आप इसके बीच में समझ लीजिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। ओके, नाम से पता चल रहा है कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, बस आगे से सेमी लगाना। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी हेमिस्फीयर पढ़े ना। तो कंडक्टर और इंसुलेटर दो चीज हो गया हमारे पास, एक हो गया कंडक्टर और दूसरा हो गया इंसुलेटर्स। लेकिन अगर जब हम कंडक्टिविटी के रेंज में देख रहे हैं, इस दोनों को कंडक्टिविटी के रेंज में देख रहे हैं, तो इंसुलेटर से कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा और इंसुलेटर का सबसे कम होना चाहिए। तो बीच में कुछ ऐसा चीज है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से कम, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर कैसे मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का मतलब हो गया कि आप जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर की, जो नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारा इंसुलेटर का क्या होगा, इंसुलेटर का हमारा रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, those substance which have conductivity and resistivity lies in between them is called semiconductor, है ना। अब हम
तो ये कंडक्टर हो गया, ये सेमी कंडक्टर हो गया और ये इंसुलेटर हो गया। ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा इंसुलेटर की है और सबसे कम कंडक्टर की। ठीक है ना, तो एरो जस्ट क्या हो रहा है? अपोजिट हो जा रहा है। सेमी कंडक्टर ये दोनों के बीच में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी की केस में बात करेंगे तो कंडक्टर से कंडक्टिविटी कम है, और रेजिस्टिविटी में बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से इसकी कम है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, इसमें भी इसका रेंज है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल लाइज बिटवीन, जैसे अगर सिग्मा की बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर में, तो ये हो जाएगा आपका 10 to the power -5 to 10 to the power 0, that is 10 to the power -5 to 1। अब रेजिस्टिविटी इसकी हो जाएगी 10 to the power +5 to 1 जस्ट। ठीक है, ये क्या है? रेसिप्रोकल, सोचना ही नहीं, सिर्फ माइनस को प्लस कर रहा है। तो ये रेंज हो गया सेमी कंडक्टर का, मीन्स जो भी मटेरियल की कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी इस रेंज में आएगी वो सेमी कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन करके आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। वर्ड नहीं आएगा तो आपको सेमी कंडक्टर के बारे में तो जरूर पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर आप बचपन में बहुत सारे बुक्स में पढ़ चुके हैं। सेमी कंडक्टर आपके लिए नया चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ठीक है। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, या फिर बोलते हैं इसको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, जो चैप्टर का नाम है आपका बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। चलिए, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में क्या है, अब हम देखेंगे कि जो सॉलिड, दो सॉलिड्स के बीच में अगर मान लीजिए एक सॉलिड को मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्शन पावर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कैसे एक सॉलिड या फिर एक एटम या फिर बहुत सारे एटम, एन एटम सॉलिड बनता है। ठीक है, एन टाइप्स ऑफ एटम सॉलिड कैसे बनता है, मीन्स कोई सॉलिड कैसे बन रहा है, कोई क्रिस्टल्स कैसे बन रहा है, कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। मीन्स आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एटम है, एल्युमिनियम शीट है, तो वो एल्युमिनियम शीट कैसे बना हुआ है, उस एल्युमिनियम शीट में अगर कंडक्टिविटी हो रही है तो वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, चलिए,
इसको पढ़ने के लिए हम 2 एटम कंसीडर करेंगे, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 और जर्मेनियम का 32। सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर और ये 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3f जो केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं। वन S2 2S2 2P6 3S2 3P है ना, 10 2 14। ठीक है, 32 का करते हैं, थोड़ा बड़ा है, कर लेते हैं इसको। वन S2 2P 2S2 2P6 3S2 3P6 3P10 4S2 4P, ये तो 10 और 10 20 20 30 32। ठीक है, अब देखो ये हो गए, हम क्या बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम करना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम करना ही जरूरी है और वही मतलब की चीज है। जो भी एटम, मान लीजिए कि सिलिकॉन ड्रॉ कर रहे हैं, सिलिकॉन, और इसके हम सबस्टेंस ड्रॉ करेंगे। पहला में 2, फिर 2, फिर 6। हम सबस्टेंस कितने हैं, वरना यहाँ 2 और ये 6, 2 8 एक में रहेगा। ठीक है, और बाद में 4 रहेगा, ऐसे ही कर सकते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। फिर क्या है, फिर 2 और 6 है, क्योंकि देखिए आप ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 3 में कितना है, 1 2 3 4, और ये सेल्स है, बस सेल्स में कुछ है नहीं। सेल्स तो रहता है ना, अगर हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये एटम एक्साइड होकर के इसमें जाएगा, सेल है तभी हो जा रहा है। तो सिलिकॉन में फर्स्ट में के सेल में कितना है, 2 है, जो कि स्टेबल है 2 8, यहाँ 8 होना चाहिए, नहीं है, कितना है 4 है। तो मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम पहला में 2 रहेगा, फिर 8, फिर 8, फिर 10 और फिर 8 2 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 18 और यहाँ हो जाएगा 4। अब ये लेंगे चलिएगा 1 3 3 3 2 2 4 4। तो यहाँ पे जर्मेनियम में भी क्या हो गया, सिलिकॉन का था, ऐसे ही जर्मेनियम में क्या हो जाएगा 4 है। तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब काम की चीज है, बस ये काम करेगा। क्योंकि अगर ये 4 है तो इसी को कोई एनर्जी चाहिए ताकि किसी से मिल करके ऑक्टेट रूल का मतलब जो लास्ट सेल है उसमें भी ऑक्टेट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो या तो ये देगा या तो लेगा, लेकिन ये 4 ना ये देना चाहेगा ना लेना चाहेगा, तो इसकी वजह से क्या फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या फॉर्म करेगा ये, कोवैलेंट बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। मीन्स बेल बांट के खाएंगे वाला कंडीशन है, 4 लेगा 4 देगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हम बस यूज कर रहे हैं कि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिए 4 है।
ठीक है, अब हम फोटोग्राफ करेंगे। सिलिकॉन का केस लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो जर्मेनियम का या सिलिकॉन का, दोनों में से जिसका लेके चलना है, हम सिलिकॉन का लेके चल रहे हैं। अब हम इसका एनर्जी लेवल्स को डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे आपको। इधर क्या है, एनर्जी, इधर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, इधर हो गया आपका एनर्जी। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब क्या है? वो डिस्टेंस जो दो एटम्स के बीच में क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए, जिसको हम हीट करते हैं तो वो बॉन्डिंग टूटता है, डेंसिटी लो हो जाता है। ये पढ़ाएंगे आपको हम हीट चैप्टर में, ठीक है, कि वाटर कब ऊपर आ रहा है, क्यों ऊपर आ रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में टूटता है, तो उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मॉलिक्यूलर नहीं, हम दो मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, हम दो एटम्स की बात करेंगे, सिलिकॉन एटम, फिर सिलिकॉन एटम, फिर सिलिकॉन एटम, ठीक है। तो हम सिलिकॉन एटम्स की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर मॉलिक्यूल्स, SiO2 है, ठीक है। तो क्रिस्टल, एक क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए बहुत सारे एटम्स होते हैं उसमें। एक क्रिस्टल, अगर एक सी प्लेट है सिलिकॉन का, तो एक क्रिस्टल बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एटम्स है, 10⁻29 mm3। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वही हो गया। तो दो अगर सिलिकॉन ले रहे हैं, दो सिलिकॉन ले रहे हैं, जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर वेरिएबल डिस्टेंस है। मीन्स आर को हम क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन को दूर ले जा रहे हैं, सामने ला रहे हैं, लेकिन जब सिलिकॉन कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करके आ जाएगा तो ये हो जाता है ए, जिसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर लैटिस डिस्टेंस। मीन्स दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको बढ़ाने से, मीन्स जिसको लंबा करने से वो एटम्स का जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो टूट जाता है, और उसकी वजह से एटम्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स सेपरेशन पॉसिबल है, एटम्स को एटम से अलग किया जा सकता है अगर इस बॉन्डिंग को तोड़ दिया जाए, तो उस डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, सिलिकॉन में 1 2 3 4 5 आपका एनर्जी लेवल है, जिसको ड्रॉ करके पहला हो जाएगा आपका 1s, काम किसका है, काम इसी का होगा, ठीक है। ये जो 3 स्टेज है, ये तीनों स्टेज क्या हो रहा है, देखिए आप लीनियर आ रहा है, कोई किसी तरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बैंड्स का, ये बताएंगे और आगे कि किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, हाँ चेंजेस हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, फैल रहा है, कहाँ पे, जब हम और डिस्टेंस कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका हम ले लेते हैं
क्रिस्टल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। और बाद में लिख दीजिएगा। अब देखिए आपके पास ये हो गया। अब एक एटम से तो क्रिस्टल बनने वाला है नहीं, उसके लिए हमको कितना एटम्स चाहिए? एक एटम से तो क्रिस्टल नहीं बनेगा, 2 3 4 5 6 7, तो कितना लेंगे? n एटम्स लेंगे। क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए हम n एटम्स लेंगे। तो एक सिलिकॉन एटम के लिए हमारे पास 2s, ये देखिए ये हो गया इनर, ये है आपका इनर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल है, कुछ नहीं हो सकता है। ये अनस्टेबल है, ये कुछ ना कुछ कमाल करेंगे, ठीक है। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कमाल यही करने वाले हम। तो इनके लिए क्या है कि n एटम कंसीडर कर रहे हैं जिससे हमको क्रिस्टल बनाना है। तो जब हम n एटम्स कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें आपके पास कितना एटम्स के लिए कितना कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 2 2 4, टोटल कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 है। तो एक सिलिकॉन के पास 4 एटम्स हैं, तो n सिलिकॉन्स के पास कितना एटम्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4n, ठीक है। एक के पास 4 था, तो n के पास कितना जाएगा? 4 × n, ठीक है। तो 4n इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमारे पास लास्ट ऑर्बिट में रहने के लिए वैकेंसी कितनी है? लास्ट ऑर्बिट में वैकेंसी हमारे पास है 8 होना चाहिए ना, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। तो n अगर एटम लेंगे तो कितना होना चाहिए था? n 8 होना चाहिए था, जिसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4n है। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी कितनी है? 4 है, 4 है ऑलरेडी भरा हुआ है, 4 बाकी है, 8n - 4n, दैट इज इक्वल टू 4n, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी है, इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इतना टोटल सीट है। टोटल सीट मेरे पास 8 है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 बाकी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये डिस्टेंस है। अब हम 2 सिलिकॉन्स को मान लेते हैं, 2 सिलिकॉन्स को लिए हम 2 सिलिकॉन को ले रहे हैं, धीरे धीरे वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं। हम ले रहे हैं यहाँ कितना? n इलेक्ट्रॉन्स को, n सिलिकॉन एटम्स ले रहे हैं, तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम कर रहे हैं। अब जैसे ही डिस्टेंस ये d आता है, d डिस्टेंस रहता है, d के इतना डिस्टेंस रहता है, वो सिलिकॉन से हम बता रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर मेरे पास d है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एनर्जी लेवल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखिए, है ना। इस लेवल पे कोई नहीं, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। तो जो एटम्स हैं उस टाइम पे, एटम्स जो सिलिकॉन्स के हैं उस टाइम पे उनके एनर्जी लेवल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी तरह का नहीं, सब अपने अपने में सेपरेट है, ठीक है। जब हम डिस्टेंस और कम करते हैं, और कम करने का मतलब कि हम सिलिकॉन को दूसरे को यहाँ ले आए और अब इन लोगों के बीच का डिस्टेंस c है, ठीक है। तो जब c रहेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो आपका इनर वाला है इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, देखिए स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे c पे क्या हो रहा है कि जस्ट ये लाइन फैलने लगा, जो यहाँ पे फैल रहा है इसका लाइन, यहाँ फैल रहा है इसका लाइन, वो इसका यहीं पे फैलने लगा, एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या हो रहा है? इस स्टेज पे जो एनर्जी लेवल्स है, जो एनर्जी का लेवल्स है, वो क्या हो रहा है कि स्प्लिटिंग हो रहा है, वो धीरे धीरे मर्ज होने लगा, क्योंकि 3s का और 3p का इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो एनर्जी लेवल्स है वो बैंड बन रहा है, धीरे धीरे बैंड बन रहा है, बैंड्स। क्या बन रहा है? बैंड्स बन रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा क्रिस्टल फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई चीज बनता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है?
कि स्प्लिटिंग हो रहा है। अब इस समय पे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2n और यहाँ पे भी 2n, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2, तो दोनों स्प्लिट कर रहा है और यहाँ पे भी दोनों 2n s का है और 2n p का है और वो स्प्लिटिंग कर रहा है क्योंकि मेरे पास टोटल 4 है। लेकिन अब हम डिस्टेंस और कम कर रहे हैं, सिलिकॉन को हम यहाँ ले रहे हैं इसके पास और ये हो गया B। अब देखिए इस B में होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ मर्ज कर दिया, ये देखिए ये मर्जिंग वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा 2n इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2n इलेक्ट्रॉन, n कुछ भी हो सकता है, n का मतलब यहाँ पे 10 to the power 29 mm³ है, ध्यान से, तो मतलब 1 mm³ में कितना इलेक्ट्रॉन लगभग रहता है एटम्स, सॉरी जितना एटम्स, तो एक एटम में 1 ही कंसीडर कर रहे हैं, कितना हो गया n का वैल्यू होगा, तो वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिक्स कर गए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इस जगह पे क्या हो गया, टोटल 4n हो गया। अब मिक्सिंग जो एनर्जी का लेवल्स है, जो एनर्जी लेवल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स जो ड्रॉ कर देते हैं वो धीरे धीरे बैंड बनता जा रहा है। क्या बन रहा है, बैंड, पता ही नहीं चल रहा कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का भी ये मर्ज कर रहा है ना इसके साथ। जैसे जैसे डिस्टेंस करेंगे कम तो ये इलेक्ट्रॉन्स का आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी चाहिए। जैसे n टाइप ऑफ सिलिकॉन्स है तो सबको चाहिए, तो 4n इसके पास है और 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, 4 4 मिलकर के 8 बना लेगा ना, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है, क्या 4n हो गया। अब 4n के बाद हम क्या कर रहे हैं, और डिस्टेंस कम कर रहे हैं। जब इससे डिस्टेंस और कम की, मान लेते हैं हम सिलिकॉन को यहाँ ले आए और ये सिलिकॉन का यहाँ एटम था और ये A कर दिया। अब जैसे डिस्टेंस हम A किए वो क्या हो गया कि उस टाइम पे यहाँ पे मेरे पास कितना था, देखो 8n टोटल वैकेंसी था और जिसमें मेरे पास 4n था और 4n वैकेंट था, कोई था ही नहीं है ना, वैकेंसी थी, वो 4n कहाँ कहीं नहीं। तो ये जब हम A करते हैं ना तो इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, स्टेप यहाँ तक तो मिक्स है, पूरा मिक्स है। जैसे 4n डिस्टेंस जाता है तो ये दो भाग में फिर से स्प्लिट कर देता है, 1 और 2। ये स्प्लिटिंग क्या कर रहा है कि स्प्लिटिंग के नीचे एक बैंड हो गया और एक ऊपर बैंड हो गया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन है 4n इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और जो वैकेंसी था वो यहाँ चला गया, ठीक है। टोटल 8 होना चाहिए था, प्लस ये दो और ये दो मिल के स्प्लिट करते हुए यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पे एक गैप बन जाता है, इसी गैप को हम बोलते हैं फॉरवर्डेड गैप। फॉरवर्डेड गैप, ठीक है। और इस बैंड को हम बोलते हैं बैलेंस बैंड, नीचे वाले बैंड को बैलेंस बैंड और ऊपर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्डेड गैप, जिसको हम एनर्जी गैप से भी डिनोट करते हैं, दैट इज E, और इसको B बैलेंस बैंड और इसको C कंडक्शन बैंड, ठीक है। समझ में आया, कहने का मतलब कुछ नहीं है कि बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए, इनर एटम कुछ नहीं करने वाले, आउटर एटम्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन काम करेंगे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस कम करेंगे इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा, उसके बाद जैसे डिस्टेंस कम होगा स्प्लिटिंग होना स्प्लिटिंग होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन मर्ज कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। उसके बाद मिक्सिंग इस तरीके से होगा कि जो फील्ड है वो यहाँ आ गया, जो अनफील्ड है गैप है वो ऊपर चला गया, बीच में एक गैप हो जाता है। अब ये फिगर जो है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी पे डिपेंड करता है ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एटम का खुद का है। सिलिकॉन के लिए ये गैप कितना है, जर्मेनियम के लिए ये गैप कितना है, कार्बन के लिए ये गैप कितना है, तो ये जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन ये सब में 4
बैलेंस हो ही है, लेकिन ये गैप पे डिपेंड करता है कि बैलेंस बैंड कितना है। अब ये गैप क्या होता है, ये गैप है कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि खाई है, एक तरफ हम खड़े हैं, एक तरफ खाई और एक तरफ देख रहे हैं कि हाँ बहुत सारे वैकेंसीज है, ये कुछ है, तो हमको उस तरफ पार करके जाना है। तो ये खाई को पार करने के लिए मेरे पास कम से कम इतना एनर्जी तो जरूरी है चाहिए, वरना हम सीधा इसमें गिरेंगे। तो ये इतना एनर्जी, ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी सब में जो अलग अलग एटम्स हैं, सबका एटम्स का अलग अलग है। इसी वजह से क्या हो जाता है कि कंडक्टिविटी हर एटम का अलग अलग हो जाएगा। सिलिकॉन का अलग, जर्मेनियम का अलग, एल्युमिनियम का अलग, ठीक है, सिल्वर का अलग। सिल्वर के लिए कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अगर हम बोलते हैं तो ये कंडक्टिविटी के लिए गैप क्या होना चाहिए, बहुत कम, आराम से एटम यहाँ से वहां चला जाएगा। तो कंडक्शन स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कंडक्ट करेंगे, बैलेंस स्टेट में रहेंगे तो कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या है कि हम एक चीज और बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्री रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है ना आपके पास, टोटल 8 वैकेंसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग ड्रॉ कर लिए। अब ये 4 एटम्स में बैठ गए इलेक्ट्रॉन्स, तो वैकेंसी नहीं मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं और जाए तब वैकेंट होगा और ये फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो बैलेंस में क्या हो रहा है कि ये बैठे हुए हैं और ये खाली स्टेट ऊपर है, जैसे ये छोड़ेगा तो ये क्या होगा, फ्री होगा इलेक्ट्रॉन, और उतना अगर एनर्जी आप देंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, एनर्जी नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी आप देखिएगा कि किसी किसी में जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, मीन्स आप हल्का भी वोल्टेज दे रहे हैं तो वो कंडक्ट कर रहा है। वैसे मेटेरियल अब मार्केट में बहुत आ गया है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ट ही हमारा एलईडी बना, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ट है। अभी के जितने भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लो एनर्जी कंजप्शन इक्विपमेंट्स, या फिर बल्ब जो एनर्जी बहुत, जिसको 5 स्टार रेटिंग बोलते नहीं कि इलेक्ट्रिक बिल बहुत कम आएगा, 5 स्टार रेटिंग है, क्यों, क्योंकि ये गैप बहुत कम है, हम ऐसा मेटेरियल चूज कर रहे हैं जिसके गैप इतना कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए बहुत सारा मिक्सिंग करते हैं, और ये जो डायग्राम है ये सिलिकॉन के लिए है, सेम ऐसे ही डायग्राम लेंगे, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कहीं और मिक्सिंग हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कैरेक्टर है और वो अपने एटम के खुद के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पे ये फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया एनर्जी बैंड से सॉलिड। अब ये डायग्राम के ऊपर, ये जो डायग्राम है इसी के ऊपर अब हम यहाँ पे भूल जाएंगे पूरा, कुछ नहीं याद है, बस कैसे बना हो याद। अब ये डायग्राम के ऊपर ही हम ये सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे 3 पे जो, ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ये इसी डायग्राम के ऊपर। कंडक्टर क्यों, सेमीकंडक्टर क्यों, इंसुलेटर क्यों, ऑर्बिटल गैप क्या हो गया, कंडक्शन बैंड क्या हो गया और बैलेंस बैंड क्या हो गया, ये 3 तो आपको कॉन्सेप्ट इसमें से हल्का सा समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर ये आएगा तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आएगा और वही 6 से 8 मार्क्स के बीच में आएगा। तो ये अभी सिर्फ इसका डायग्राम था, जितना आप बोले हैं उतना इसका नोट्स में भी जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब रख करते हैं और आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ऑर्बिटल गैप, और ये चैप्टर का नाम ही आता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी थी, एक एटम, सिलिकॉन एटम की कहानी थी, वो फॉर्म कर रहा है, क्रिस्टल बना रहा है, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में। और सिलिकॉन को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी यूज करते हैं बहुत, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन बैंड का क्या है। अभी देखिए कंडक्शन बैंड क्या था, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या है, ये जस्ट अपर बैंड है जो हम पढ़े, उसमें क्या था
अपर बैंड, ठीक है, ऑफ द सॉलिड्स, which is completely empty at 0 केल्विन। 0 केल्विन में इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, एक भी नहीं। जीरो केल्विन का मतलब क्या होता है? जीरो केल्विन का मतलब जो इस टाइप का टेम्परेचर हम लेते हैं, केल्विन हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ लीजिए। तो 0 केल्विन में क्या बोल रहे हैं कि बैंड, कंडक्शन बैंड है जो पूरा का पूरा खाली रहता है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर दैट इज एट 300 केल्विन, ठीक, या तो पार्शियली फिल्ड रहेगा, एम्प्टी भी रह सकता है, या तो एम्प्टी रहेगा या तो फिर पार्शियली फिल्ड रह सकता है। और ये पार्शियली फिल्ड या फिर सेमी फिल्ड करता है। कंडक्शन बैंड का मतलब ये कि जो ऊपर का बैंड है जो कि 0 केल्विन पे पूरा खाली ही रहेगा, लेकिन जैसे हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर ये सेमी फिल्ड रहेगा या फिर पार्शियली फिल्ड रहेगा, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं लेकिन फुल्ली फिल्ड नहीं हो सकता। रूम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, ठीक है। इसका वैसे ही बैलेंस बैंड क्या है? बैलेंस बैंड क्या है? ये लोअर बैंड है किसका? ऑफ द सॉलिड्स या एनर्जी, सॉलिड बैंड ऑफ एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स which is completely filled, ओके, एकदम भरा रहता है, ठीक है, पूरा फुल। क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? 4n इलेक्ट्रॉन्स आपका वैलेंस बैंड में ही रहेगा, कभी भी खाली नहीं रहेगा, नेवर एम्प्टी, ठीक है, नेवर एम्प्टी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। अब वैसे ही बैलेंस फॉरबिडन गैप क्या होता है? फॉरबिडन गैप या फिर इसको एनर्जी गैप भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप, जिसको हम Eg से डिनोट करते हैं, एनर्जी गैप। ये क्या है? इसको हम डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। ये भी डायग्राम से अभी समझ में आएगा कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में और फॉरबिडन बैंड जो भी डायग्राम के थ्रू बताएं कि वही सेम चीज थोड़ा इसको इलेबोरेट करेंगे। और मान लेते हैं कि ये बैंड है और एक और ये बैंड है, ठीक है। तो ऊपर वाले बैंड को क्या बोल रहे हैं हम? कंडक्शन बैंड, और नीचे वाले बैंड को बोल रहे हैं बैलेंस बैंड। और ये दोनों के डिफरेंस को जस्ट बोल रहे हैं हम Eg
दैट इज फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप। तो EV क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द वैलेंस बैंड, अपर मोस्ट ऊपर का लेयर, एंड टू द distance between the uppermost layer of the valence band and the lowermost layer of the conduction band is called EC। क्या हो जाएगा? Distance between upper band, uppermost band, the level, uppermost level of valence band and lowermost level of conduction band is called forbidden gap or energy gap that is denoted by EC। ये डिफरेंस है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बैंड में नहीं रह सकता, फॉरबिडन गैप में नहीं रह सकता, फॉरबिडन बैंड में नहीं रह सकता। नो इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर इन फॉरबिडन गैप दैट इज एनर्जी गैप। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता और मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए, मिनिमम दिस मच ऑफ एनर्जी is required to have an electron jump from valence band to conduction band। तो क्या लिखते हैं फॉरबिडन को? ये भी लिख सकते हैं कि minimum energy which is required for an electron to jump from valence band to conduction band। ठीक है, मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। इसको आप बोल सकते हैं एनर्जी बैरियर भी है, बैरियर का मतलब जो बाधा रहता है। ठीक है, तो जिस भी केस में अब ये तीनों समझ में आए कि वैलेंस बैंड ऊपर रहता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड नीचे रहता है, कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है, और जो दोनों के बीच के डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। और इस एनर्जी को अगर हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में किसी भी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इतना एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए, और अगर इससे ज्यादा है तो ऊपर लेवल्स में भी जा सकते हैं, हाई स्टडीज में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लेवल्स है, इसमें भी क्या है, ये हाईएस्ट लेवल में हम पढ़ते हैं कि ये वैलेंस बैंड है, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, गड्ढा, दैट इज कॉल्ड होल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपना पोजीशन छोड़ता है, कंडक्शन बैंड में जा रहा है, तो यहाँ होल्स क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहीं जा रहा है तो उसकी जगह क्या बच जाएगा, उसकी जगह पॉजिटिव बच जाएगा। तो यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ एक प्लस चार्ज बच जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस बहुत काम की चीज है, जो यहाँ से यहाँ तक आपको काम आने वाला है। इधर क्वेश्चन में ये भी याद रखना है कि वो प्लस माइनस कहाँ बन रहा है। ठीक है, वैलेंस बैंड में क्या बन रहा है, प्लस, और कंडक्शन बैंड में माइनस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस फिगर के ऊपर हम फिर से पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। पहले तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या है समझ लें। अब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इस फिगर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे डिफरेंट हो रहा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कुछ नहीं था, मिनिमम इतना है। अब इस एनर्जी गैप को पार करना है तो मेरे पास दो रास्ता है, एक है हीट एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी चाहिए। अब हीट दें या फिर लाइट दें या फिर इलेक्ट्रिक
current then which creates क्या field, electric field then मीन्स बहुत सारे रास्ते हैं जिससे ये एनर्जी हम पार कर सकते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी के वाइब्रेट करते करते मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी है कि वो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास जंप कर जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी डिटरमाइन करता है कि हमारा मटेरियल क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, ये इजी डिटरमाइन करता है, ठीक। कंडक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कि ये गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये इसी फिगर पे हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को फॉर बिगिन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आप पढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमम एनर्जी जो हमको चाहिए उसको पार करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये कहाँ से बैंड बना, ये हम यहाँ से सीख गए कि एनर्जी बैंड से सॉलिड से ये बैंड पूरा का पूरा बन रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी फिगर को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ेंगे। इस फिगर के ऊपर कि हमारे जो फिगर में जो मटेरियल है वो डिफरेंट कर रहा है, बहुत सारे मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल में गैप एकदम वेरिएशन है। जितना मटेरियल आप यूज करेंगे कम गैप वाला, या फिर जिस तरीके से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है का मतलब कि हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम लग रहा है, क्लियरिटी बढ़ रही है। और बहुत कुछ है, ये पूरा का पूरा बेस है आईसी सर्किट का, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, सॉलिड में भी सिलिकॉन का केस हम पढ़ना है, और सारे हर केस के लिए अलग अलग एनर्जी बैंड होगा, वैसे ही अलग अलग फिगर था वो वेरिएशन होगा उसमें। और उसके बाद हम पढ़े फॉरबिडन गैप क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है। अब इसी पे बेस्ट हम ये फिर से सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को पढ़ेंगे कल, और उसके बाद फिर हम सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर पे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, थैंक यू।